पूरे मोहल्ले में शोर मचा हुआ था। इंस्पेक्टर अनवर अली खान के घर रात को डाका पड़ा था। डाकू दीवार फलांग घर के अंदर दाखिल हुए थे और फिर कीमती कपड़े, जेवरात और नकद रुपए उठाकर मकान का दरवाजा खोलकर फरार हो गए थे। इंस्पेक्टर अनवर अली खान घर पर नहीं थे, वो दौरे पर कहीं गए हुए थे। उनके घर में सिर्फ उनकी बीवी और एक लड़का रुस्तम था। रुस्तम 7वीं जमात में पढ़ता था और अपने बाप की तरह ही बहादुर था। उसे भी इस चोरी का बेहद अफसोस था, क्योंकि इस चोरी से न सिर्फ उनका नुकसान हुआ था, बल्कि साथ साथ पूरे इलाके में जबरदस्त बेइज्जती भी हुई थी। वो अपने वालिद के आने का इंतजार कर रहा था ताकि उनसे इजाजत लेकर चोरों की तलाश शुरू करे। और फिर उसी शाम इंस्पेक्टर अनवर अली खान वापस आ गए। उन्हें जब मालूम हुआ कि चोरों ने उनके घर में चोरी कर ली है, तो उन्हें बेहद गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि उनका चेहरा लाल हो गया। और फिर उन्होंने पूरे इलाके में उन डाकुओं की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू करवा दी। मगर डाकू तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। आखिर थक हार कर इंस्पेक्टर अनवर अली खान खामोश हो गए। मगर इस बेइज्जती से उनके दिल पर इतना सदमा पड़ा कि वो बीमार हो गए। एक दिन रुस्तम ने अपने अब्बू से डाकुओं की तलाश की इजाजत मांगी। बाप ने कहा, नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो। मैंने उन डाकुओं की तलाश की पूरी कोशिश की है, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। तुम उन्हें कैसे तलाश कर सकते हो? अनवर अली खान ने रुस्तम को समझाते हुए कहा, अब्बू जान, आप एक बार मुझे इजाजत तो दें, फिर देखें मैं किस तरह उन डाकुओं को कान से पकड़कर लाता हूँ। रुस्तम ने सीना फुलाते हुए कहा। इंस्पेक्टर अनवर अली खान बेइख्तियार हंस पड़े। उन्हें अपने बेटे रुस्तम के जज्बे और बहादुरी पर बेहद खुशी हुई। उन्होंने बेइख्तियार उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर यह सोचकर कि बच्चा खुश हो जाएगा, उन्होंने उसे डाकुओं की तलाश की इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही रुस्तम खुशी से उछल पड़ा और फिर अब्बू को सलाम करके तेजी से घर से निकला और दौड़ता हुआ मोहल्ले के आखिरी सिरे पर एक मकान की तरफ जाने लग गया। ये मकान मुच्छल चाचा का था। मुच्छल चाचा बांस की तरह दुबले पतले थे, मगर उनकी मूछें बहुत बड़ी और सीधी उठी हुई थीं। वो हर वक्त मूछों को ताव देते रहते, इसीलिए सब लोग उन्हें मुच्छल चाचा कहते थे। रुस्तम उनका बहुत गहरा दोस्त था और वह रुस्तम को हर वक्त अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते रहते थे कि वो किस तरह डाकुओं से लड़े, किस तरह शेरों का शिकार किया, किस तरह उन्होंने हाथी को कान से पकड़कर उल्टा कर दिया। चुनाचे अब्बू से इजाजत मिलने पर रुस्तम सीधा मुच्छल चाचा के पास गया ताकि वो दोनों मिलकर डाकुओं को पकड़ सकें। रुस्तम ने दरवाजे पर ही शोर मचाते हुए मुच्छल चाचा से कहा, मुझे अभी अभी पैगाम मिला है कि मुच्छल चाचा बुज़दिल है, वो हमारे मुकाबले पर नहीं आ सकता। अरे वो कौन कम बख्त है, किसकी मौत ने आवाज़ दी है? वो कौन है जो हमें बुज़दिल कहकर कब्र में घुसना चाहता है? मुच्छल चचा का चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल हो गया। अरे चचा, वो एक डाकू है, बड़ा ही बहादुर और बड़ा ही शाजोर। रुस्तम ने मुंह बनाते हुए कहा। डाकू और बहादुर, तुम भी कमाल करते हो। डाकू से बड़ा बुज़दिल कोई नहीं होता। बहरहाल, कौन है वो डाकू? मुझे उसका पता बताओ। मुच्छल चचा ने मूंछों को ताव देते हुए कहा। अरे यही तो मुसीबत है मुच्छल चचा, बुज़दिल होने के साथ साथ बेवकूफ़ भी है। कोई उन्हें कभी भी तलाश नहीं कर सकता। रुस्तम ने आंखें मटकाते हुए कहा। आओ चलो, मुच्छल चचा ने चरपाई से उठते हुए कहा। कहाँ चलें? रुस्तम ने हैरान होते हुए कहा। डाकू को तलाश करने। मुच्छल चचा ने यूं इत्मीनान से कहा जैसे डाकू घर से बाहर निकलते ही उसे मिल जाएंगे। डाकू कहाँ मिलेगा? रुस्तम ने मजीद हैरान होते हुए पूछा। अरे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा कमबख्त, मुच्छल चचा ने कहा और फिर वो तेज तेज कदम उठाता घर से बाहर निकल आया। मुच्छल चचा घर से बाहर निकला और सीधा रुस्तम के घर पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर उसने घर के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया और फिर उस दरवाजे के सामने
जहां से डाकू बाहर निकले थे वो नाक की सीध पर चल पड़ा। रुस्तम भी खामोशी से उसके पीछे पीछे चल रहा था। ये एक गली थी जो बड़ी सड़क पर जाकर खत्म हो जाती थी। वो दोनों तेज तेज कदम उठाते सड़क पर पहुंच गए। सड़क पर पहुंचकर मुच्छल चचा ने यूं इर्द गिर्द देखा जैसे वो डाकुओं को देख रहा हो, और फिर वो अचानक दाएं तरफ चल पड़ा। काफी दूर आने के बाद यहाँ एक नहर की पटरी गुजरती थी। ये नहर सीधी शहर से बाहर मौजूद जंगल के दरमियान से गुजरती थी। मुच्छल चचा रुस्तम को साथ लिए नहर की पटरी पर जंगल की तरफ चलने लग गया। इधर कहाँ जा रहे हो? आखिर रुस्तम से रहा ना गया और उसने पूछ ही लिया। डाकू को पकड़ने, मुच्छल चचा ने बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया। डाकू इधर है? रुस्तम ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, डाकू इधर ही मिलेगा, मुच्छल चचा ने यूं इत्मीनान से जवाब दिया जैसे डाकू जाते वक्त उसे बाकायदा इत्तला देकर गया हो। मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि डाकू इधर गया है? रुस्तम ने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा। देखो रुस्तम, तुम अभी बच्चे हो, तुम इन बातों को नहीं समझ सकते, इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी से चले आओ, मुच्छल चचा ने उसे समझाते हुए कहा। नहीं, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ, फिर मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। रुस्तम ने उसका बाजू पकड़कर उसे वहीं ठहराते हुए कहा। अच्छा, तुम जिद करते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, डाकू दरवाजे से बाहर निकला। मुच्छल चचा ने उसे समझाना शुरू किया जैसे उस्ताद किसी तालिबे इल्म को सवाल समझाता है। हाँ, डाकू निकला, फिर? रुस्तम ने जवाब दिया। फिर जाहिर है वो सीधा सड़क की तरफ भागा होगा। अगर तुम भी डाकू होते तो ऐसा ही करते, मुच्छल चचा ने कहा। चलो ठीक है, फिर क्या हुआ होगा? रुस्तम ने सर हिलाते हुए कहा। सड़क पर आकर वो किधर जा सकता है? बाएं तरफ तो पुलिस थाना है जहां रात को सिपाही गश्त करते हैं। अलबत्ता दाएं तरफ सड़क सुनसान होती है, इसलिए यकीनन डाकू इधर ही गया होगा, मुच्छल चचा ने मजीद दलील देते हुए कहा। यह भी ठीक है, मगर वो नहर की पटरी, रुस्तम ने कहना चाहा, मगर मुच्छल चचा ने उसकी बात काटते हुए कहा। अरे सुनो, जब वो इस नहर की पटरी पर पहुंचा होगा तो उसने यही सोचा होगा कि उसके छुपने के लिए सबसे अच्छी जगह जंगल है। नहर की पटरी के बाद आगे चौक आ जाता है जहां रात को सिपाही मौजूद होते हैं, इसलिए वो किसी भी हालत में आगे नहीं जा सकता। ठीक है, बात समझ आ गई, मगर जंगल में हम उसे कैसे तलाश करेंगे? जंगल तो बहुत बड़ा है, रुस्तम ने कदरे मुतमईन होते हुए कहा। वैसे वो दिल ही दिल में मुच्छल चचा की अक्लमंदी पर खुश हो रहा था। ये तो जंगल में पहुंचेंगे तब सोचेंगे, मुच्छल चचा ने कहा और आगे बढ़ गया। अब रुस्तम भी खामोशी से उसके पीछे पीछे चल रहा था। इस जंगल के ऐन दरमियान में एक छोटी सी पहाड़ी के गार में डाकुओं का एक गिरोह रहता था जिसका सरदार शंभू था। शंभू के गिरोह में 10 डाकू थे और ये सब नामी गिरामी डाकू थे। आज भी शंभू अपने साथियों के साथ पहाड़ों के सामने बैठा हुक्का पी रहा था। वो कल एक डाका डालकर आए थे और अब उस डाके का सामान आपस में बांट रहे थे। अचानक दूर से उन्हें गीदड़ की महसूस आवाज सुनाई दी। वो सब चौंक कर उठ खड़े हुए। थोड़े वक्फे के बाद आवाज दोबारा उन्हें सुनाई दी। इसका मतलब है 2 आदमी जंगल में दाखिल हुए हैं, शंभू ने अपने साथियों से मुहातब होकर कहा। हाँ सरदार, आवाज जो 2 बार दी गई है तो आदमी भी 2 होंगे, और ये पुलिस के आदमी नहीं हैं, क्योंकि अगर ये पुलिस के आदमी होते तो आवाज 3 बार सुनाई देती, उसके एक साथी ने कहा। हाँ हाँ, मगर ये आने वाले कौन हैं और ये क्या चाहते हैं? हो सकता है कि ये पुलिस के हबरी हों, सरदार शंभू ने कुछ सोचते हुए कहा। देख लेते हैं, जो भी हैं हम उन्हें पकड़कर यहाँ ले आते हैं और फिर उनसे पूछ गूछ करके असल मामले का पता चला लेंगे, उसी गिरोह के एक साथी ने कहा।
اور پھر شمبو نے اپنے 4 ساتھیوں کو ان 2 آدمیوں کو پکڑنے کے لیے بھیج دیا اور دوسرے ساتھیوں کو ڈاکے کا مال غاروں میں چھپانے کا حکم دیا۔ مچھل چچا اور رستم دونوں جب جنگل میں داخل ہوئے تو انہیں دور سے گیدڑ کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گیدڑ رو رہا ہو۔ یہ گیدڑ کیوں رو رہا ہے؟ رستم نے مچھل چچا سے پوچھا۔ اس کے گھر بھی ڈاکہ پڑا ہوگا، مچھل چچا نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ رستم بے اختیار ہنس پڑا۔ چچا، جنگل میں شیر، چیتے اور ریچھ بھی ہوں گے؟ اچانک رستم نے پوچھا۔ ہاں ضرور ہوں گے، مچھل چچا نے یوں اطمینان سے جواب دیا جیسے وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ پھر اس سے پہلے کہ رستم کوئی جواب دیتا، اچانک درختوں سے 4 آدمی کودے اور پھر انہوں نے بندوق کی نالی ان کی طرف تان لی۔ تم کون ہو اور کیوں جنگل میں آئے ہو؟ ان میں سے ایک نے بڑے ہی سخت لہجے میں پوچھا۔ میرا نام مچھل چچا ہے، میں بہت بہادر آدمی ہوں، میں نے ڈاکوؤں کو پکڑا اور شیروں سے مقابلہ کیا ہے، مچھل چچا نے اپنی سیٹی نما آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور اس کی بات سن کر سب ڈاکو بے اختیار ہنس پڑے، کیونکہ مچھل چچا اتنے دبلے پتلے تھے کہ پھونک مارو تو اڑ جائیں اور دعوے کتنے بڑے بڑے کر رہے تھے۔ اچھا چلو، ابھی تمہاری بہادری کا پتہ چل جاتا ہے، اس آدمی نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر ان دونوں کو ساتھ لیے پہاڑی کی طرف چل پڑا۔ پہاڑی پر پہنچ کر ان دونوں کو شبو کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ شبو مچھل چچا کی شکل دیکھ کر ہنس پڑا۔ تم اس جنگل میں کیوں آئے ہو؟ شبو نے پوچھا۔ ڈاکوؤں کو تلاش کرنے، مچھل چچا نے بڑے اطمینان سے جواب دیا اور وہ سب ہنس پڑے۔ تم لوگ کون ہو؟ کیا تم ڈاکو ہو؟ مچھل چچا نے پوچھا۔ ہاں ہم سب ڈاکو ہیں، میں اس گروہ کا سردار شبو ہوں۔ لو میاں رستم، تمہارے ڈاکو یہ ہیں، تم نے کہا تھا کہ میں انہیں تلاش نہیں کر سکتا، دیکھو میں نے انہیں تلاش کر ہی لیا۔ مچھل چچا نے بڑے فخریہ انداز میں مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ انہیں قتل کر دو، شبو نے گرجدار لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھیوں نے اپنی بندوقوں کا رخ ان دونوں کی طرف کر دیا۔ ہمیں معاف کر دو، ہمیں جانے دو، ہم کسی کو تمہارے متعلق نہیں بتائیں گے، رستم نے خوف کے مارے شبو کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، میں تم دونوں کو معاف نہیں کر سکتا، گولی مار دو ان دونوں کو، شبو نے کہا۔ سردار، اس وقت جنگل میں کچھ شکاری موجود ہیں، وہ لوگ گولی کی آواز سن کر یہاں نہ آ جائیں، ہم انہیں رات کو مار دیں گے، ایک ساتھی نے شبو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں غار میں پھینک دو، شبو نے کہا، اور اس کے ساتھیوں نے ان دونوں کو پکڑ کر رسیوں سے باندھا اور پھر ایک بڑی غار میں پھینک دیا۔ اچانک مچھل چچا نے بری طرح چیخنا شروع کر دیا، اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار ابھر آئے، ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ مرنے والا ہو۔ ارے چچا، تمہیں یہ اچانک کیا ہوا؟ رستم نے اسے یوں چیختا دیکھا تو گھبرا کر پوچھا، مگر مچھل چچا تو چیخوں پر چیخیں مارتا چلا جا رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس کی مونچھیں پھڑک رہی تھیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابھی اسے چیختے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ غار سے باہر بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور شبو ڈاکوؤں کے ساتھ غار کے اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ خاموش ہو جاؤ، ایک ڈاکو نے گرجدار آواز میں کہا۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی تھی، اسی لیے میں رو رہا تھا، مچھل چچا نے اچانک خاموش ہوتے ہوئے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ کون سی بات؟ شبو ڈاکو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اپنے ساتھیوں کو باہر بھیج دو، پھر بتاتا ہوں، بڑی خاص بات ہے، مچھل چچا نے جواب دیا۔ تم لوگ باہر جاؤ، دیکھوں تو صحیح ایسی کون سی بات یاد آ گئی ہے، شبو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس کے حکم پر اس کے ساتھی خاموشی سے باہر نکل گئے۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے، یاد رکھنا
अगर मुझसे धोखा करने की कोशिश की तो हड्डियां तोड़ दूंगा। शब्बू ने उसे धमकी देते हुए कहा। अरे सुनो, मुझे असल में इस बात पर रोना आ रहा था कि तुमने तो हमें मार डालना है, लेकिन मेरे मरने के बाद सुर्ख रंग के 10 हीरों का क्या बनेगा जो मैंने छुपा कर रखे हुए हैं। बस ये बात थी जिसकी बिना पर मैं रो रहा था। मुच्छल चचा ने कहा। सुर्ख रंग के 10 हीरे? क्या तुम सच कह रहे हो? शब्बू हीरों के मुतालिक सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। हाँ तो मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ। मैंने अफ्रीका के जंगल में एक कबीले के पुजारी से हासिल किए थे। वो इतने बड़े और कीमती हीरे हैं कि उनमें से एक हीरा करोड़ों रुपए का है। मुच्छल चचा ने शब्बू को यकीन दिलाते हुए कहा। ये हीरे कहाँ हैं? शब्बू ने हैरान होते हुए पूछा। वो हीरे ऐसी जगह पर हैं जहां मेरे अलावा कोई नहीं जा सकता। और ये भी सुन लो कि मैं तुम्हें ये हीरे नहीं दे सकता, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों न डालो। मुच्छल चचा ने कहा। फिर तुमने मुझे ये बात बताई ही क्यों? शब्बू ने कहा। बस मुझे याद आ गई तो मैंने बता दी। इसका ये मतलब नहीं कि मैं वो हीरे तुम्हें दे दूं। मुच्छल चचा ने जवाब दिया। देखो मुच्छल चचा, मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने बहादुर हो। अब मुझे मालूम हो गया है, इसलिए क्यों ना हम तुम्हें अपना दोस्त बना लें। शब्बू ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही कि मैं बहादुर हूँ, मगर दोस्ती वाली बात गलत है। मैं भला तुम्हारा दोस्त किस तरह बन सकता हूँ? मैं तो बंधा हुआ हूँ। दोस्ती के लिए तो एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ता है। मुच्छल चचा ने जवाब दिया। अरे ये कौन सी बात है, मैं अभी तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ। शब्बू ने कहा और फिर उसने अपने आदमियों को बुलाया। इन्हें खोल दो, ये आज से हमारे दोस्त हैं। शब्बू ने अपने आदमियों को हुक्म दिया और उसके साथी हैरत से अपने सरदार को देखने लगे। शब्बू ने उन्हें आंख मारते हुए कहा, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मुझे अब मालूम हो गया है कि मुच्छल चचा बड़ा ही बहादुर है, और बहादुर तो हमारे दोस्त होते हैं। उसके साथियों ने फौरन उन दोनों को खोल दिया। मुच्छल चचा ने आजाद होते ही सबसे पहले अपनी मूछों को ताव दिया और फिर कहने लगा, शब्बू दोस्त आओ हाथ मिलाएं। शब्बू ने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया। हाँ तो मुच्छल चचा, अब जबकि तुम हमारे दोस्त बन गए हो, क्या अब भी तुम हमें नहीं बताओगे कि हीरे कहाँ हैं? दोस्त तो दोस्तों से कोई बात नहीं छुपाते। शब्बू डाकू ने बड़े दोस्ताना लहजे में कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम हमारे दोस्त हो, मैं तुम्हें वो जगह जरूर बताऊंगा। वो हीरे जिस जगह मौजूद हैं उसका नक्शा एक आदमी के पास है। तुम मेरा पैगाम उसके पास भेज दो, वो नक्शा तुम्हें दे देगा। उस नक्शे के मुताबिक हम उस जगह पहुंच जाएंगे और इस तरह हीरे ले आएंगे। मुच्छल चचा ने कहा। ठीक है, तुम पैगाम लिख दो। शब्बू ने राजी होते हुए कहा। कागज पेंसिल ले आओ, मुच्छल चचा ने कहा, और फिर शब्बू के हुक्म पर एक आदमी ने कागज और पेंसिल लाकर चचा मुच्छल के हवाले कर दी। चचा ने कागज पर लिखा कि जो आदमी ये खत लेकर आए उसे हीरों की जगह का नक्शा दे दो, और फिर नीचे अंग्रेजी में दस्तखत करके शब्बू के हवाले करते हुए कहा, ये ले जाकर इंस्पेक्टर अनवर अली खान को दे दो, नक्शा उसी के पास है। मुच्छल चचा ने बड़ी मक्कारी से कहा। इंस्पेक्टर अनवर अली खान? शब्बू ने चौंकते हुए कहा। अरे डरते क्यों हो, वो बेचारा तो बीमार है, और फिर तुम्हारे आदमी के माथे पर तो नहीं लिखा कि वो डाकू है। मुच्छल चचा ने मूंछों को ताव देते हुए कहा। ठीक है ठीक है, शब्बू ने कुछ सोचते हुए कहा, और फिर उसने वो हाथ एक आदमी को देते हुए कहा, इंस्पेक्टर को ये हाथ देकर उससे नक्शा ले आओ। वो आदमी हाथ लेकर फौरन चल दिया। अच्छा तुम आराम करो, हम चलते हैं, शब्बू ने कहा, और फिर अपने साथियों समेत बाहर निकल गया। अलबत्ता जाते वक्त उन्होंने गाड़ के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया ताकि वो बाहर न निकल सकें। ये तुमने क्या किया? इससे क्या फायदा होगा? अब्बा जी के पास नक्शा कहाँ से आएगा? रुस्तम ने डाकुओं के जाते ही मुच्छल चचा से मुहातब होकर कहा।
نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے، تمہیں کیا فکر ہے؟ آرام سے سو جاؤ، صبح دیکھا جائے گا۔ مچھل چچا نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا اور پھر زمین پر لیٹ کر خراٹے لینے لگ گیا۔ رستم بھی خاموش ہو گیا، بلا وہ اب کیا کہتا۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی کہ اچانک غار سے باہر گولیاں چلنے اور آدمیوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت سے آدمیوں نے پہاڑی پہ حملہ کر دیا ہو۔ کافی دیر تک گولیاں چلتی رہیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد باہر سے آواز نہ آئی۔ چچا مچھل اور رستم، تم کہاں ہو؟ یہ سنتے ہی رستم خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ تو اس کے ابا کی آواز تھی۔ ابا جی، ہم یہاں اس غار میں ہیں، رستم نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر ان کی غار کے باہر قدموں کی آوازیں ابھریں اور غار کے منہ سے بڑا سا پتھر ہٹایا جانے لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پتھر ہٹ گیا اور انسپکٹر انور علی خان سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ رستم بھاگتا ہوا باپ سے جا کر لپٹ گیا۔ انور علی خان نے بھی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مچھل چچا بھی مسکراتے ہوئے مونچھوں کو تاؤ دے رہے تھے۔ ارے بہت خوب مچھل چچا، تم نے خوب ترکیب لگائی۔ انسپکٹر انور علی خان نے مچھل چچا کو شاباشی دیتے ہوئے کہا اور پھر وہ باہر نکل آئے۔ رستم نے دیکھا کہ شبو ڈاکو اور اس کے 6 ساتھی گرفتار ہو چکے ہیں، جبکہ ان کے 4 ساتھی گولیاں لگنے سے مر گئے تھے۔ یہ سب ہوا کیسے؟ رستم نے اپنے باپ سے پوچھا۔ بیٹے، تمہارے چچا مچھل کی ذہانت کی وجہ سے یہ ڈاکو پکڑے گئے ہیں، انسپکٹر انور علی خان نے جواب دیا۔ وہ کیسے؟ رستم ابھی تک حیران تھا۔ بات یہ ہوئی کہ جب مچھل چچا نے میرے پاس خط بھیجا تو اس خط کے نیچے جو دستخط کیے گئے تھے وہ دراصل انگریزی میں ڈاکو لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ میں سمجھ گیا، لیکن میں نے اس آدمی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ پھر بڑے طریقے سے پولیس کو بلا کر اسے پکڑ لیا۔ پھر ہم نے اس پر تشدد کیا، چنانچہ اس نے تمام بات بتلا دی، اور پھر ہم نے پولیس کو ساتھ لے کر جنگل کا محاصرہ کیا۔ درختوں پر چڑھے ہوئے آدمی ہم نے گرفتار کر لیے، اور پھر جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے ہم نے پہاڑی پر حملہ کر دیا۔ شبو اور اس کے ساتھی بڑے ہی اطمینان سے سوئے ہوئے تھے، اسی لیے وہ آسانی سے پکڑے گئے۔ البتہ 4 آدمی جو پہرے پر موجود تھے انہوں نے مقابلہ کیا اور مارے گئے۔ لیکن مچھل چچا، کمال کر دیا تم نے، تم بہادر بھی ہو اور ذہین بھی، رستم نے مچھل چچا کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ مچھل چچا نے مسکراتے ہوئے مونچھوں کو تاؤ دیا اور کہا، تم ابھی بچے ہو، میرے ساتھ رہو گے تو بہت کچھ سیکھ جاؤ گے۔